बीएचयू से संबंधित ऑल अपडेट्स, नोटिफिकेशन तथा काउंसलिंग के लिए बीएचयू कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नमस्कार आप सभी को। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप इस पैंडेमिक के टाइम में आप लोग घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएचयू कॉन्सेप्ट में। और मैं हूं श्रेया राज, जो आपके लिए लेके आई हूं आज आपके एग्जाम के लिए एक बेस्ट टॉपिक लेके आई हूँ जो आपको आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स दिलाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वैसे तो ये हर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए है, लेकिन इसमें मेन फोकस आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर रखा गया है। क्योंकि आप जिस भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बीएचयू हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, पटना यूनिवर्सिटी हो, डीयू यूनिवर्सिटी हो, तो आपको आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में सफलता दिलाएगा ये बीएचयू कॉन्सेप्ट। तो आप जुड़ जाइए बीएचयू कॉन्सेप्ट से, क्योंकि आपको इसी तरह से हर एक क्लास बेस्ट क्लास मिलेगा बीएचयू कॉन्सेप्ट में। यहाँ जीके जीएस से लेकर मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश हर तरह की तैयारी कराई जाती है। और ये एक ऐसा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आपके सपनों को पूरा करने का एकमात्र विकल्प है। ये आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। अगर आपने भी ये सपना देखा है कि इस बार किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो ये बीएचयू कॉन्सेप्ट आपको आपके मंजिल तक ज़रूर पहुंचाएगा। तो आप जुड़ जाइए। इसी तरह से आपको हर रोज़ बेस्ट से बेस्ट टॉपिक मेरे द्वारा मिलेगी। और रजनीश सर भी आपको हर रोज़ करंट अफेयर्स जीके की तैयारी कराते हैं। हाल ही में उन्होंने न्यूज़ बुलेटिन भी स्टार्ट किया है, जिनके माध्यम से कि आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी अपडेट होंगे, जैसे कि फॉर्म कब आएगा, एडमिशन कब होगा, जो भी, तो आपको अवेलेबल कराया जाएगा। आपको सारी जानकारी अवेलेबल कराई जाएगी। तो बस आप जुड़े रहिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए और इसे समझिए। सबसे पहले तो आपको टॉपिक को समझना है, इसे नोट करना है। तो नोटबुक और पेन उठा लीजिए। आपको जो भी पॉइंट अच्छा लगे उसको नोट करते जाइए। वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, अच्छी तरह से आप इसका नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आज आपको ये काम देगा, कल भी आपको ये काम देगा। ये हर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए है, लेकिन मेन फोकस इसमें आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम को लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। और जुड़े रहिए, चैनल को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है वायुमंडल, जो आप लोग जानते भी होंगे और हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वायुमंडल के बारे में सबसे पहले तो जानते हैं कि आखिर ये वायुमंडल है क्या। तो देखिए, पृथ्वी पर 3 प्रकार के मंडल होते हैं: स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। और ये तीनों मंडल जहाँ पे मिलते हैं, ये जो जगह है, इसे हम कहते हैं जैव मंडल। जैव मंडल, क्योंकि यहीं पर जीवन उपस्थित होता है। इसे जैव मंडल पे जीवन इसलिए उपस्थित होता है क्योंकि इस पे जितने भी संसाधन होते हैं जो मानव जीवन के लिए, जीव जंतुओं के लिए उपयोगी होता है, जैसे हवा हो गया, जल हो गया, भोजन हो गया, पेड़ पौधे, जो कुछ भी, तो ये इसी मंडल पे उपस्थित होते हैं, इसलिए यहाँ पर जीवन उपलब्ध है। अब इन तीनों जो मंडल है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, इन तीनों का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन तीनों से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन तीनों में से आज एक पार्ट वायुमंडल का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं वायुमंडल किसे कहते हैं। तो हमारी जो पृथ्वी है उसके चारों ओर वायु का एक आवरण होता है, वायु का आवरण, और उन आवरण को परतों में विभक्त किया गया है। तो हमारी जो पृथ्वी है उसके चारों ओर जो वायु का आवरण है, वायु गैसों का मिश्रण होता है। तो इसी वायु में विभिन्न प्रकार की गैसें उपलब्ध होती हैं। इन गैसों के गुण अलग होते हैं। आपके मन में विचार आता होगा कि वायुमंडल है, ठीक है, पर इन्हें परतों में क्यों विभक्त किया गया। तो इसी के लिए मैं बता रही हूँ कि इसमें इसके गुण के आधार पर, गैसों के गुण के आधार पर, अब जैसे देख लीजिए, नाइट्रोजन है उसके अलग गुण है, ऑक्सीजन है उसके अलग गुण है, आर्गन है उसके अलग गुण है। तो इसीलिए इन गुणों के आधार पे ही इसे विभक्त किया गया परतों के रूप में। और एक और रीजन होता है इनको परतों के रूप में विभक्त करने का, वो होता है तापन दाब। तापन दाब के आधार पर भी वायुमंडल को परतों के रूप में विभक्त किया गया है। तो ये तो हो गया हमारा वायुमंडल किसे कहते हैं, ये पता चल गया। अब इस वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है।
ये देखिए मैंने गैसों को लिख दिया है, वो इसलिए लिखा है ताकि आप इसे भली भांति याद कर लेंगे, ध्यान से देख लेंगे, क्योंकि इससे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम गैसों के बारे में जानते हैं। तो वायुमंडल में सबसे अधिक जो गैस है वो नाइट्रोजन गैस है। वायुमंडल में जितनी भी गैसें उपलब्ध है उसमें सबसे अधिक मात्रा नाइट्रोजन गैस की है। इनकी कुल मात्रा कितनी है? 78.08%, 78.08। लेकिन एग्जाम में ज़्यादातर 78% ही दिया हुआ रहता है। तो अगर 78% दिया है तो ठीक है, अगर 78.08 भी दिया है तो उसे टिक करेंगे। उसके बाद जो बृहत मात्रा में है वो है ऑक्सीजन गैस, और ये बहुत बहुमूल्य भी है। तो वायुमंडल में इसकी कुल मात्रा 20.93% है, 20.93, और इसे 21% भी आमतौर पे कहा जाता है। उसके बाद जो गैस है वो आर्गन गैस है। आर्गन गैस अक्रिय गैस होता है, ये तो आप लोग जानते भी होंगे, और डायरेक्ट भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से अक्रिय गैस कौन सा है, जिसमें आपको ऑप्शन दिया रहेगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप आर्गन को टिक करेंगे। तो ये हो गया आर्गन। अब आर्गन की कुल मात्रा 0.93% है। अब देखिए आपको याद कैसे रखना है। यहाँ पे ऑक्सीजन 20.93% है, तो आप इस 2 को अगर ढक लें तो क्या बचा? 0.93, यानी कि जो 0.93 है ये उठ के यहाँ आ गया आर्गन के पास, यानी आर्गन 0.93% है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक बहुत ही उपयोगी गैस है और वायुमंडल का बहुत ही जाना माना गैस है। तो ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, वैसे तो इसकी मात्रा बहुत कम है, 0.03% है, पर इसका उपयोग बहुत अधिक है। अब देखिए आप इसको कैसे याद रखेंगे। तो यहाँ जो 9 है, अगर हम इसको 0 मान लें तो ये 0.03% हो जाएगा। तो ये हो गया ऑक्सीजन, यहाँ से अगर 2 हटाएंगे तो 0.93%, ये कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो चलिए परत जानने से पहले इस गैसों के गुण के बारे में जानते हैं कि आखिर इन गैसों में कौन कौन सा गुण है। तो सबसे पहले तो नाइट्रोजन है। वैसे तो नाइट्रोजन का कोई विशेष गुण नहीं है, लेकिन इससे एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि अगर वायु द्वारा लगाए गए दाब में, वायु हम पे दबाव लगाती है, ये तो आपको पता ही होगा, वायु द्वारा लगाए गए दाब में सबसे अधिक दाब किस गैस का है, अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो उसका आंसर होगा नाइट्रोजन। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा तो यही है, तो अगर दबाव लगाएगा तो सबसे ज़्यादा दबाव तो इसी का होगा। तो ये क्वेश्चन इससे एक डायरेक्ट पूछा जाता है। दूसरा, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस। तीसरा, इसकी मात्रा कितनी है? नाइट्रोजन गैस की मात्रा वायुमंडल में कितनी है? तो 78%। ये 3 क्वेश्चन हो गया। और एक चौथा क्वेश्चन होता है कि पौधे उर्वरक के रूप में किस गैस का उपयोग करते हैं? तो ये नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। वैसे तो ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल के इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि देखिए आपने सुना भी होगा और ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि 2 धान्य फसलों के बीच दलहनी फसल लगाना जरूरी होता है। दलहनी फसल की जड़ें क्या करती है? ये नाइट्रोजन का, वायुमंडल से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करती है, उसके बाद उसका स्थिरीकरण करके इसे मिट्टी में उर्वरक के रूप में यूज करती है। इसीलिए अगर आपके घर में भी कोई किसान परिवार से बिलोंग करते हैं तो उनको ये जानकारी ज़रूर दीजिए कि 2 धान्य फसलों के बीच, जैसे गेहूं हो गया, ये हो गया, धान हो गया, तो 2 धान्य फसलों के बीच एक दलहनी पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। उससे आपके खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। तो इससे 4-5 क्वेश्चन हो गए जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, उससे आगे नहीं पूछा जाएगा। अब ये ऑक्सीजन ले लीजिए। ऑक्सीजन वायुमंडल का एक बहुमूल्य गैस है जिसका उपयोग मानव तथा जीव जंतु श्वसन के रूप में करते हैं। तो हम जो सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। इससे तो इतना ही नॉर्मली क्वेश्चन रहेगा। अब हो गया आर्गन। तो आर्गन की मात्रा वायुमंडल में कितनी है? 0.93%। ये एक अक्रिय गैस है। इसका उपयोग ट्यूबलाइट में करते हैं। ट्यूबलाइट जो होता है उसमें इस आर्गन का उपयोग करते हैं। अब हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की कुल मात्रा 0.3% है। ये भारी गैस है, भारी गैस, ड्यूटेरियम ऑक्साइड CO2, भारी गैस। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वायुमंडल में सबसे भारी गैस कौन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। और भारी गैस होने की वजह से है ये पृथ्वी के सबसे निचले परत, यानी कि वायुमंडल के सबसे निचले परत में पाया जाता है। इसे हम ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस, क्योंकि ये
ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे उत्तरदायी गैस है ये ग्रीन हाउस गैस। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैस ये कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही पृथ्वी पे तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है, जो एक चिंता का विषय बना हुआ है। तो अगर पूछा जाए कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ये तो चलिए गैसों के बारे में पता चल गया। अब उसके परत का हम एक एक करके अध्ययन करते हैं। तो परत का अध्ययन करने से पहले इतना बता दूं कि परत को एक क्रम में याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि वायुमंडल के तीसरे मंडल में कौन सा मंडल है, तीसरे परत में कौन सा मंडल है, तो चौथे में कौन सा है, दूसरे नंबर पे कौन है। तो इस तरह से आपको क्रम याद रखना बहुत ज़रूरी है, और क्रम याद रखना बहुत आसान है। देखिए कैसे, ये ले लेते हैं मध्यमंडल, बीच का पार्ट हो गया मध्यमंडल। इसमें 2 मंडल नीचे है, 2 मंडल ऊपर है। आपको ध्यान रहेगा, मध्यमंडल से 2 मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल नीचे, और मध्यमंडल से ऊपर 2 मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल ऊपर की ओर है। अब चलिए सबसे पहला मंडल जो है क्षोभ मंडल, इसके बारे में जानते हैं। देखिएगा, तो इससे पहला जो मंडल है क्षोभ मंडल, इसके बारे में जानते हैं। तो पृथ्वी की जो परत है, निचली हिस्सा परत से लेकर जो 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है, ये पहला परत क्षोभ मंडल। ये पृथ्वी का वायुमंडल का सबसे पहला परत है, और इसकी ऊंचाई 8 से 18 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई एक समान नहीं है, इसकी ऊंचाई अलग अलग है। ध्रुव पर इसकी ऊंचाई कम है, लेकिन विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई अधिक है। तो इसकी अगर औसत ऊंचाई की बात की जाए तो वो 12 से 16 किलोमीटर तक है, और अगर आप NCERT की बुक पढ़ते हैं तो उसमें 13 किलोमीटर दिया हुआ रहता है। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप इसे 12 से 16 किलोमीटर भी डाल सकते हैं, और 13 किलोमीटर अगर रहे तो 13 किलोमीटर डाल सकते हैं। अब है कि इसके गुण क्या क्या हैं, तो इसका तो पहला सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि इसमें मौसम संबंधी घटना होती है। मौसम संबंधी जो भी घटना है, जैसे बारिश का होना, बिजली का बनना, बादल का बनना, धूलकण, ये सब इससे रिलेटेड है। तो मौसम संबंधी जो भी घटनाएं होती हैं ये क्षोभ मंडल में ही होता है। इसका इंग्लिश मैंने लिख दिया है ट्रोपोस्फेयर, सबका लिख दिया है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम में अब आपको अनुवाद नहीं देता, डायरेक्ट उसके जो इंग्लिश मीनिंग होते हैं वही दिया हुआ रहता है। तो आपको इसे भी ध्यान में रखना है। तो ये हो गया इसका पहला गुण, मौसम संबंधी घटना होती है। इसका दूसरा गुण है कि इसमें भारी गैसें पाई जाती है। भारी गैसें जैसे CO2 हो गया, तो ये सबसे निचली परत। वैसे भी कोई चीज़ अगर भारी हो तो वो सबसे नीचे होगा, हल्की हो तो वो सबसे ऊपर होगा, ये तो ऑटोमेटिक बात है। तो इसमें जो भारी गैसें हैं वो CO2 है। इसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती है। इसका एक गुण है कि ऊंचाई पे जाने पर, ऊंचाई पे जैसे जैसे हम जाते हैं तापमान में कमी आती है। क्यों कमी आती है? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं इसकी मात्रा घटती जाती है। तो जब मात्रा इसकी घटेगी तो ऊपर ठंड बढ़ेगा, यानी कि ऊपर जाने पे तापमान में कमी होती है। अब क्वेश्चन आने लगा है आजकल कि ये तापमान में कमी कितनी होती है। तो इसमें देख लीजिए, 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी होती है। यानी कि जब हम 165 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ से पृथ्वी की परत से जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाएगा। अगर यहाँ पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है तो यहाँ से 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो 29 डिग्री तापमान कम हो जाएगा। अगर इसे किलोमीटर के रूप में पूछ लिया जाए, मान लीजिए किलोमीटर के रूप में पूछ लिया जाए, तो 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने में 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड, कहीं कहीं 6.5 भी रहता है, तो 6.4 या 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है। तो ये हो गया 165 मीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड और 1 किलोमीटर 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये हो गया ऊंचाई के बारे में कि ऊंचाई पे जाने पे तापमान में कमी होती है। अब इसका दूसरा गुण यह है कि ये गर्मी के दिनों में इस मंडल की ऊंचाई अधिक हो जाती है। गर्मी के दिनों में प्रसार, वैसे भी देखिएगा जब वायु गर्म होती है तो वो फैलती है। आपने अगर कहीं चूल्हा जलते देखा होगा तो उसमें देखे होंगे कि ये जो धुआं होता है चूल्हा का वो हमेशा ऊपर की ओर जाता है। तो ऊपर की ओर क्यों जाता है? क्योंकि इसमें जो प्रसार होता है, वायु गर्म होने के बाद प्रसार होता है तो वो ऊपर की ओर जाता है। इसलिए गर्मी के दिनों में क्या होता है कि इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है,
गर्मी के कारण, और ठंड के दिनों में इसकी ऊंचाई कम हो जाती है। तो ये इसका कुछ गुण है। और इसे क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल के बाद इसको अधोमंडल भी कहते हैं, अधोमंडल भी कहते हैं। और इसका एक विशेष नाम है, क्योंकि यहाँ मौसम संबंधी घटना भी होती है, इसीलिए इसे संवहन मंडल भी कहा जाता है। तो अगर एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संवहन मंडल किस मंडल को कहते हैं, तो क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर यानी अधोमंडल को कहते हैं। तो ये तो इसके कुछ गुण हो गए। अब या आपको ध्यान रखना है कि इस गुण को याद कैसे रखना है। तो आप सबसे पहले अपना नोटबुक उठाएंगे, उस पर एक पेज बनाएंगे, पेज पे ऊपर क्षोभ मंडल लिखेंगे, क्षोभ मंडल लिखने के बाद नीचे से डैश दे देंगे, पूरा एक डब्बे तरह से इसको बंद कर देंगे क्षोभ मंडल को, इसका अंग्रेजी भी साथ में लिखेंगे। उसके बाद एरो दे दे के आप इसको पॉइंट के रूप में डिवाइड करेंगे। जैसे इसके कुछ पॉइंट ले लीजिए। पहला, इसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती है। दूसरा, इसमें भारी गैसें पाई जाती है। इसकी ऊंचाई 8 से 18 किलोमीटर होती है। इसकी औसत ऊंचाई जो होती है वो 12 से 16 किलोमीटर के बीच होती है। उसके बाद गर्मी में इसके तापमान, गर्मी में परत की ऊंचाई बढ़ जाती है, जबकि ठंड में कम हो जाती है। उसके बाद इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ती है ये आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से जब आप कुछ पॉइंट बना लेंगे तो ये पॉइंट आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप वन लाइनर रटते हैं, मैं चाहती तो वन लाइनर क्वेश्चन भी लेके आती, आपके लिए और आसान होता, 4 ऑप्शन डाल देती, उसमें आपको टिक करते हैं, चलिए 10 से 15 क्वेश्चन हो गए। लेकिन क्या 10 से 15 क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं? उससे हटके भी तो पूछे जाते हैं। तो आपको एक टॉपिक वाइज, और ये याद करना बहुत ईजी है, आप 1 से 2 बार वीडियो को देखेंगे, नोट करेंगे, उस नोट को रिमेंबर करेंगे, तो आपको ये चीज़ें अच्छे भली भांति याद रहेगी और आप इसको भूलेंगे भी नहीं। तो इस तरह से पढ़ना है। तो ये तो हो गया पहला परत के बारे में, क्षोभ मंडल। अब वायुमंडल की जो दूसरी परत है उसे समताप मंडल कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? तो क्षोभ मंडल से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक, क्षोभ मंडल से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक, जहाँ पे क्षोभ मंडल ख़त्म होता है वहाँ से लेकर 50 किलोमीटर तक समताप मंडल की ऊंचाई है। समताप मंडल को शांत मंडल भी कहते हैं। अब शांत मंडल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें मौसम संबंधी जो भी घटना होती है वो नहीं होती है। मौसम संबंधी जो घटना, जैसे बादल गरजना, बिजली चमकना, बारिश होना, धूलकण, ये सब इसमें नहीं होती है। यही कारण है कि ये वायुयान उड़ाने के लिए ये सर्वश्रेष्ठ माना गया है। समताप मंडल वायुयान उड़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ मंडल माना गया है। यहीं पे ही वायुयान उड़ाई जाती है। वायुयान हो गया, यहीं पे वायुयान उड़ाई जाती है, ये सर्वश्रेष्ठ मंडल है। अब इसमें एक विशेष गुण पाया जाता है, इसमें ओजोन परत होती है। ओजोन परत ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, सूर्य से जो भी पराबैंगनी किरणें आती है उससे हमारी पृथ्वी की रक्षा करता है ओजोन परत। ये एक परत के रूप में है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को खुद में एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये समताप मंडल में पाया जाता है। अब खबर ये आ रही है कि ओजोन मंडल में छिद्र का आभास हो रहा है। सबसे पहले 1985 में अंटार्कटिका के ऊपर एक छिद्र का आभास किया गया ओजोन में। तो ओजोन में छिद्र क्यों हो रहा है? पृथ्वी पर मनुष्यों द्वारा जो विभिन्न प्रकार की चीज़ों का उपयोग किया जाता है, जैसे रेफ्रिजरेटर ले लिए, तो उससे जो अमोनिया गैस निकलती है और भी गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी इनके लिए ये गर्म गैसें जो होती है इसके लिए कारगर होती है, तो वो जब निकलती है तो इससे इस परत को CFC गैस जिसको कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये इस परत को नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से इसकी परत पतली होती जा रही है। और यही वजह है कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन में छिद्र भी देखा गया है, और इस छिद्र की वजह से बहुत गंभीर बीमारी जैसे त्वचा कैंसर हो गया, ये सारी बीमारियां होती है। तो इसीलिए इसी ओजोन परत के संरक्षण के लिए 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक समझौता किया गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत के संरक्षण को लेकर। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि ये समझौता कब हुआ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, तो ओजोन परत से। उसके बाद है कि यहाँ जब ये समझौता हुआ तो उसके बाद 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो इस दिन क्या किया जाता है कि ओजोन के लिए की जो उपयोगिता है
वो लोगों तक बताई जाती है, उसका संरक्षण कैसे करें ये सब उसमें बताया जाता है। अगर ये ओजोन परत नष्ट हो गया तो क्या होगा, ये सब चीज़ें उस पर जागरूक किया जाता है। तो इस ओजोन परत की ऊंचाई जो होती है ये समताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर के बीच होती है। 15 से 35 किलोमीटर के बीच ओजोन परत की ये ऊंचाई होती है, मोटाई समताप मंडल में। तो इस तरह से इसके जो मुख्य पॉइंट हो गए ये हो गए कि इससे समताप मंडल कहा जाता है, इसमें मौसम संबंधी घटना नहीं होती है, ये वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श है, इसमें ओजोन परत पाया जाता है। और ये ओजोन परत के बारे में कुछ जानकारी है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो अब तीसरा मंडल मध्य मंडल हो गया, मीजोस्फीयर। इसकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर के बीच होती है। 50 से 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल की ऊंचाई होती है। मध्य मंडल को रसायन मंडल भी कहते हैं, रसायन मंडल मध्य मंडल को कहते हैं। मध्य मंडल में क्या होता है, इसमें उल्कापिंड, उल्कापिंड जानते हैं आप लोग, जो कि रात के समय में कभी कभी हमें जलते हुए आकाश में नीचे की ओर आते हुए दिखाई देता है। क्योंकि हम लोग जब खुद भी बच्चे थे और आप लोग भी होंगे, जब वो उल्कापिंड दिखाई देता था तो हम लोग उसे तारा समझते थे, टूटता हुआ तारा, और उससे विष मांगते थे। लेकिन वास्तविक में बात यह है कि तारा गैसीय होता है और वो कभी टूटता नहीं है, गैसीय चीज़ें वैसे भी नहीं टूटती है। तो ये जो उल्कापिंड होता है ये पत्थर का एक टुकड़ा होता है, जबकि ऊंचाई से जब वो नीचे की ओर आता है तो वो घर्षण की वजह से जल जाता है। वैसे भी घर्षण से बहुत चीज़ें जलती है। जब आप पढ़ेंगे आदिमानव के बारे में जानते होंगे कि सबसे पहले उन्होंने आग का आविष्कार किया। तो आग का आविष्कार कैसे किया, और 2 पत्थर को रगड़ के। तो ये जो रगड़ा जाता है उसी को घर्षण कहते हैं, रगड़ना यानी कि घर्षण। तो वो घर्षण से ये उल्कापिंड जल जाते हैं, और जलते हुए जब ये पृथ्वी पर आने लगते हैं तो ये बीच का जो मंडल होता है मध्य मंडल, ये उल्कापिंड को मध्य मंडल में ही नष्ट कर देता है। कि उल्कापिंड को देखते होंगे कि वो आते आते बीच में से ही गायब हो जाता है। तो ये जो मध्य मंडल होता है ये उल्कापिंड को पृथ्वी तक आने नहीं देता है, नष्ट कर देता है। तो अगर उल्कापिंड से रिलेटेड मंडल के बारे में पूछेगा तो ये मध्य मंडल हो गया। उसके बाद है कि इसमें एक और गुण पाए जाते हैं, वो ये होता है कि इसमें ऊंचाई के साथ तापमान न्यूनतम होता है। मतलब इसमें तापमान न्यूनतम होता है सब मंडलों में से। इसके जो ऊपरी सतह है मतलब 80 किलोमीटर के पास तक, यहाँ पे तापमान -100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। -100 डिग्री सेंटीग्रेड न्यूनतम तापमान हो जाता है। तो इस साल के 2020 के CHSL SSC CHSL के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था इसमें क्वेश्चन कि इसमें से कौन सी विशेषता है जो मध्य मंडल की नहीं है। उसमें 4 ऑप्शन था। पहला था कि ये पृथ्वी का तीसरा मंडल है, वो तो सही है। तीसरा था इसमें उल्कापिंड दूसरा नष्ट हो जाते हैं, वो भी सही है। तीसरा था इसकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर तक होती है, ये भी सही। और चौथा ऑप्शन था कि इसमें ऊंचाई पे जाने के बाद तापमान बढ़ता है, तो ये गलत है। इसमें न्यूनतम तापमान होता है -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक इस परत की ऊपरी हिस्से में तापमान होती है। तो ये कुछ पॉइंट थे ये मध्य मंडल के बारे में। अब चलते हैं आयन मंडल, आयनोस्फीयर। तो आयनोस्फीयर की ऊंचाई 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक होती है। 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर। ये पृथ्वी का चौथा परत है, पृथ्वी का चौथा परत है वायुमंडल का। तो अब इसमें आयनिक गुण होते हैं, आयनिक गुण। यही वजह है कि जो पृथ्वी से रेडियो तरंगे छोड़ी जाती है, पृथ्वी से जो रेडियो तरंगे छोड़ी जाती है, ये रिफ्लेक्ट होकर वापस पृथ्वी पर ये आयन मंडल ही भेजता है। आयन मंडल रेडियो तरंगों को रिफ्लेक्ट करके वापस पृथ्वी पर पहुंचता है, जिसके कारण कि जो भी संचार के साधन है, चाहे वो आपका लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, टेलीविज़न हो गया, उन सब का संचार इसी के माध्यम से होता है। क्योंकि ये जो रेडियो तरंगे भेजा जाता है ये वापस पृथ्वी पर भेज दिए जाते हैं। तो इसके बारे में तो ये 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इसकी ऊँचाई 80 से 640 किलोमीटर तक होती है। ये चौथा महत्वपूर्ण मंडल है। इसमें आयनिक गुण होते हैं, रेडियो तरंगे, संचार, ये सब इस माध्यम से इससे रिलेटेड है। तो ये 4 मंडल हो गया। 5वां और आखिरी मंडल है एक्सोस्फीयर, बाह्य मंडल। ये 5वां मंडल है और आखिरी मंडल है। इसकी ऊंचाई कहा जाता है 6 से 40 किलोमीटर तक पूरे ऊपर तक है। कहीं कहीं पे इसकी ऊंचाई को कहा गया कि अभी तक मापा नहीं गया, जबकि कुछ बुक में इसकी ऊंचाई 10,000 किलोमीटर तक मानी गई है। 10,000 किलोमीटर यानी 640 किलोमीटर से ऊपर 10,000 किलोमीटर तक ये बाह्य मंडल है। तो इसके विशेष गुण है, अब मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ।
तो सबसे पहले इसका गुण है कि जो हल्की गैसें होती हैं, हल्की गैसें जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ये सब हल्की गैसें ये इसी मंडल में उपस्थित होते हैं। जैसे पृथ्वी के सबसे निचले मंडल क्षौर मंडल में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी गैसें होती है, उसी तरह से सबसे ऊपर जो ये होता है वायुमंडल, इसमें हल्की गैसें हाइड्रोजन हीलियम सब अवेलेबल होते हैं। उसके बाद इसका दूसरा गुण यह है कि इसमें उपग्रह, पृथ्वी के द्वारा जो भी उपग्रह भेजे जाते हैं, जैसे अभी ले लीजिए PSLV हो गया, GSLV हो गया, अमेजोनिया फर्स्ट हो गया, ब्राजीलिया, जो भी है उपग्रह सब जब भेजे जाते हैं तो यह उपग्रह यहीं पे कार्य करता है, उपग्रह यहीं पे कार्य करता है। यह उपग्रह से रिलेटेड मंडल है और जिसके माध्यम से कि नीचे की सारी जानकारी, ऊपर की जो भी जानकारी होती है वो प्राप्त की जाती है। तो ये जो बाह्यमंडल है इस उपग्रह से रिलेटेड है। इस बाह्यमंडल में दो कक्षा है, उपग्रह के लिए दो कक्षा है, एक तो ध्रुवीय कक्षा है और ये आजकल का बहुत फेमस क्वेश्चन भी है, पूछा भी जाने लगा क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा स्मार्ट हो गया है कंपटीशन बढ़ने की वजह से। तो ये एक ध्रुवीय कक्षा हो गया और दूसरा भूस्थैतिक कक्षा हो गया, भूस्थैतिक कक्षा। तो ये जो ध्रुवीय कक्षा की मोटाई होती है ये 700 से लेकर 1100 किलोमीटर के बीच होती है ध्रुवीय कक्षा की मोटाई, जबकि ये जो भूस्थैतिक कक्षा है इसकी ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई होती है इस भूस्थैतिक कक्षा की। तो अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये ध्रुवीय कक्षा किस मंडल से रिलेटेड है, तो बाह्यमंडल इसे बरहीमंडल भी कहते हैं, और भूस्थैतिक कक्षा किससे रिलेटेड है तो इससे उपग्रह किससे रिलेटेड है तो वह बाह्यमंडल से। और ध्रुवीय कक्षा की ऊंचाई कितनी होती है तो इतना 700 से 1100 किलोमीटर। भूस्थैतिक कक्षा की ऊंचाई कितनी होती है 36,000 किलोमीटर। तो इस तरह से ये पाँचों मंडल हो गए, पाँचों मंडल के ये गुण हो गए। इतना जो मैंने आपको डायग्राम बता दिया है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वैसे आप नोट करते जाएं साथ में तो अच्छा है क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें समझ में आपको वैसे में नहीं आएगी। तो लेकिन ये जो मैंने इतना जानकारी बता दिया है इससे ज़्यादा एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ये इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जब आप इसको वन लाइनर याद करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप वायुयान को आयनमंडल में उड़ा देते हैं, यही होता है, वायुयान को आप आयनमंडल में उड़ा देते हैं, आप उपग्रह को इसमें मध्यमंडल में ले आते हैं। तो इस तरह से ये जो कन्फ्यूजन होता है ये अब कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा अगर आप टॉपिक वाइज याद करते हैं। और इस एग्ज़ाम में तो 2-4 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, 2 क्वेश्चन तो मान ही लीजिए हर एग्ज़ाम में। तो ये आपको याद हो गया, आप इसे अच्छे से नोट कर लें, नोट का रिवीजन करते रहें। इसी तरह आज मैं ये वायुमंडल टॉपिक लाई तो कल कोई और टॉपिक लाऊंगी और वही टॉपिक लाऊंगी जिससे कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन बनेंगे। तो इस तरह से आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा। आप हर रोज़ जुड़े रहिए, हर रोज़ न्यू वीडियो आते रहते हैं इस पर बीएचयू कॉन्सेप्ट पे। तो आप अपनी तैयारी के लिए इससे जुड़े रहिए। आप डेली करंट अफेयर्स देखिए, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सबकी क्लासेस देखिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आते रहे। न्यूज़ बुलेटिन देखिए, वहाँ लाइव क्लासेस जो होती हैं वो देखिए। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे पाएंगे। आपने अगर सपना देखा है इस लॉकडाउन में सभी ऑफलाइन कोचिंग बंद हो गए तो अब कैसे जाएं हम अच्छे यूनिवर्सिटी में, अब कैसे एग्ज़ाम क्रैक करें, क्योंकि ये ऑल इंडिया का एग्ज़ाम है। यहाँ पूरे इंडिया से स्टूडेंट बैठते हैं, सबके अंदर सबके अपने गुण होते हैं, स्ट्रेटजी होते हैं। तो आपको अपनी एक स्ट्रेटजी बनानी है। आप अगर अच्छे मार्क्स के साथ पास करते हैं, अच्छे मार्क्स के साथ आप कॉलेज में दाखिला लेते हैं तो आपको हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इसीलिए आपको क्या करना है कि अच्छे से पढ़ाई करना है, आपको सफलता दिलाएगा ये बीएचयू कॉन्सेप्ट। तो आप इससे जुड़े रहिए, आप इसके ऑनलाइन क्लासेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो चलिए ये आज का टॉपिक समाप्त हो गया, तो इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए और अब की बार तो अच्छे से यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ज़रूर लेना है, एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक करना, अपने माता पिता के सपनों को ज़रूर पूरा करना, अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचना है। तो चलिए जय हिंद, मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ।